अमेरिका के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी, मुमकिन मुज़ाकरात और पाकिस्तान के इसमें क्या किरदार हो सकता है, इसी हवाले से मजीद तफसीली बातचीत करेंगे। मुझे ब्रेक के बाद ज्वाइन किया है एयर मार्शल सईद अहमद खान साहब ने। एयर मार्शल साहब, प्रोग्राम में खुशामदीद। शुक्रिया। एयर मार्शल साहब, क्या समझते हैं कि इस वक्त सूरत-ए-हाल किस तरफ जा रही है? इस वक्त एक स्टेटस को लगता है कि ईरान की तरफ से जो मौक़िफ़ है वो अपनी जगह पे कायम है, अमेरिका की तरफ से जो मौक़िफ़ है वो अपनी जगह पे कायम है। लगता है कि अभी बज़ाहिर मुज़ाकरात का सिलसिला जो है वो तातल का शिकार है। आप क्या समझते हैं, कुछ बैकडोर डिप्लोमेसी चल रही है, कुछ मुज़ाकरात के हवाले से कुछ हो रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब, पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने आज अपने प्रोग्राम में इनवाइट किया। देखिए, मेरे ख्याल में जो मुआहिदा है वो जल्द या बादेर हो जाएगा दोनों कंट्रीज के बीच में। ठीक है। क्योंकि जो स्टिकिंग पॉइंट्स हैं सिर्फ वो रह गए हैं, और जो बाकी आप कहें कि 90% पॉइंट्स थे वो रिजॉल्व हो गए। ठीक है। ये जो मोस्ट स्टिकिंग पॉइंट है वो है ऑन ईरान न्यूक्लियर कैपेबिलिटी और उसकी कैपेबिलिटी के वो न्यूक्लियर वेपन्स बना सके। और आप ये जो इराक़ची साहब के दौरे देख रहे हैं ओमान और रशिया के, वो मेरा ख्याल उसी के सिलसिले में है कि किसी तरीके से ये दोनों कंट्रीज भी ऑन बोर्ड आ जाएं उस पॉइंट की इम्प्लीमेंटेशन के। सही। ओमान के साथ अगर आपको याद हो, हमसे पहले ओमान जो था वो सालिसी का किरदार अदा कर रहा है। जी बिल्कुल। और उस वक्त जो है उनके साथ एक मुआहिदा तय हो गया था कि जिसमें ईरान जो है वो अपनी न्यूक्लियर एनरिचमेंट को कंट्रोल करने के लिए राजी हो गया था और ऑलमोस्ट 0% के ऊपर भी तैयार हो गया था। ठीक है। अब ईरान की ख्वाहिश डॉक्टर साहब ये है कि किसी तरीके से ये जो मुज़ाकरात इस नुक्ते पे जब शुरू हो तो उसी जगह से शुरू हो जहां से ओमान के साथ खत्म हुए थे। सही। और इसके लिए ओमान ऑलमोस्ट यानी कि मान गया है, और वो जो है क्या कहते हैं, उन्होंने भी अपना इनपुट जो है वो अमेरिका को दे दिया। ठीक है। जो जहां तक एनरिच्ड यूरेनियम का ताल्लुक है, जब 2015 में ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन के साथ JPCO का एग्रीमेंट हुआ था, तो उस वक्त जो है क्या कहते हैं ईरान के पास एनरिच्ड यूरेनियम थी कुछ तकरीबन 11,000 किलोग्राम। उसने वो 11,000 किलोग्राम रशिया को दे दी थी, और रशिया ने अनप्रोसेस्ड या आप कहें कि नॉन एनरिच्ड यूरेनियम ईरान को के हवाले कर दी थी। तो ईरान चाहता है कि अमेरिका को ये एनरिच्ड यूरेनियम ना दे, बल्कि ये यूरेनियम 2015 की तरह दोबारा उधर चला जाए और ये रशिया को दे दें, और वही वाला सिस्टम जो 2015 में हुआ था वो अब हो जाए। अभी जो खबरें आई हैं वो यही है कि रशिया भी ऑलमोस्ट इस चीज के ऊपर तैयार हो गया है। तो जो ये एक सबसे बड़ा स्टिकिंग पॉइंट था वो एग्री अपॉन उनके। अब जो है वो जो एक चीज जो दोनों कंट्रीज के बीच में रह गई है वो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का खुलना और ब्लॉकेड का रिमूव होना। ठीक है। अब जो है ना वो इस वक्त जो है अमेरिका जो है ना वो अपने फीट ड्रैग कर रहा है, लेकिन अमेरिका की तरफ से पिछले 72 घंटों में जो कंडक्ट शो किया गया है, अगर आप देखें तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपने एक्स के ऊपर अकाउंट के ऊपर कोई ऐसी पोस्ट नहीं की है जिससे ईरानियंस ऑफेंड हो जाएं, और ना ही ईरानियन पासदारान इनकलाब की तरफ से कोई सख्त पोस्ट आई है। ठीक है। तो मेरा ख्याल है कि जो पाकिस्तान की जो सालसी का जो सबसे बड़ा मेरा ख्याल जिसके ऊपर हमें बड़ा खुश होना चाहिए वो ये है कि दोनों कंट्रीज जो हैं वो पाकिस्तान की सुन रही हैं, उन्होंने अपने टेम्परेचर्स को लोअर किया है, और मैं बहुत उम्मीद हूं कि अगले 3 से 4 दिन में ये मरहला भी हल हो जाएगा और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल जाएगी और क्या कहते हैं ब्लॉकेड खत्म हो जाएगा। सही। अच्छा, आपने न्यूक्लियर एसेट्स के बारे में तो एक फार्मूला बता दिया, तो ये कोई फार्मूला भी सामने आया है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज कब खुलेगी, और फिर नेवल ब्लॉकेड जो अमेरिका की तरफ से है इस हवाले से भी कोई फार्मूला सामने आया है कि ये किस तरीके से कौन पहले अपने जो ब्लॉकेड है वो खोलेगा, क्या सूरत हाल? देखिए, इस वक्त जो है ना अमेरिका और ईरान के बीच में यही बहस चल रही है कि पहले आप, लेकिन जो पाकिस्तान ने मेरे ख्याल में जो सजेशन दिया है वो ये है कि दोनों जो है वो एक साथ उठा लें ताकि दोनों की जो
पब्लिक है वो सेटिस्फाई हो जाए सही। और दोनों को ये यानी कि फीलर मिल जाए अपने अपनी आवाम के लिए कि दोनों ने जंग को अपने टर्म्स के ऊपर खत्म किया है। सही। तो मेरे ख्याल में ये मरहला भी हल हो जाएगा। ये कोई इतना बड़ा मरहला नहीं है, लेकिन जो मेन चीज है वो एनरिच यूरेनियम था और एनरिच यूरेनियम का मसला मेरे ख्याल डॉक्टर साहब अब हल हो चुके हैं। अच्छा, आप क्या कहते हैं कि इस दौरान कुछ स्पाइलर्स जो इस सारे अमन प्रोसेस को खराब करने में लगे हुए हैं, जैसे इसराइल वगैरह है, क्या उनको नकेल डालने के लिए अमेरिका गारंटी देगा? चूंकि आपको पता है कि जब भी इस तरह के कोई मामलात हो सुलह रहमी की तरफ आने लगते हैं तो फिर इसराइल की तरफ से कोई ना कोई शरारत हो जाती है। तो अभी आप फ्यूचर में क्या देखते हैं कि जब तक मुज़ाकरात चल रहे हैं, मुआहदा नहीं होता, तो इस दौरान मामलात ठीक चलते रहेंगे? देखिए, इस जो मुआहदा है ना उसमें टाइम लगेगा, क्योंकि देखिए जब बड़े लीडर्स के बीच में बात होती है तो वो बड़ी जेनेरिक टर्म्स में होती है, लेकिन जब मुआहदा तहरीर किया जाता है तो उस वक्त सारे एक्सपर्ट्स बैठते हैं और एक एक चीज, एक एक लफ्ज, एक एक फुल स्टॉप और कॉमे को बड़े गौर से देखा जाता है और इसमें टाइम लगता है। ठीक है। मेरे ख्याल में इस वक्त ये डिसाइड यानी कि जो हुआ है और होगा वो यही है कि जो है ना सीज फायर को कंटिन्यू किया जाए, ये ब्लॉकेड और हॉर्मुज को ब्लॉकेड खत्म कर दिया जाए, हॉर्मुज खोल दी जाए और ये नेगोशिएशंस चलती रही। और इंशाल्लाह यानी कि अगर पाकिस्तान की सालसी रही और जिस तरह पाकिस्तान इन दोनों को लेके चल रहा है, आप देखेंगे कि ये मुआहदा भी जल्द या बादेर हो जाएगा। सही। आपके नाजरीन के लिए ये समझना जरूरी है कि जब 2015 में भी ईरान के साथ अमेरिका का मुआहदा हुआ था तो उसमें भी तकरीबन 20 महीने लग गए थे। जी बिल्कुल। सो ये मुआहदे होने में टाइम लगता है, लेकिन जो अगर आप इजाजत दें तो मैं जो आपके सवाल का पहला हिस्सा था उसके ऊपर कुछ कहना चाहूंगा प्लीज। और वो था जो आपने स्पॉयलर्स की बात की। जी ठीक है। जो इसमें कोई शक नहीं है कि एक्चुअली इस जंग में दो पार्ट वो नहीं है, एलिमेंट्स नहीं है या दो कंट्रीज नहीं है, तीन कंट्रीज हैं और जो तीसरी कंट्री है ना वो एक्चुअली स्पॉइलर है। ये जंग तो एक्चुअली इजराइल और ईरान की थी, जिसको इजराइल ने बड़ी खूबसूरती से अमेरिका और इजराइल की जंग बना दी और अमेरिका ने अपने जज्बात में या अपनी उसको जो है क्या कहते हैं उन्होंने ओन अप कर लिया इस जंग को। बिल्कुल ठीक है। अब जो है ना अगर हम पिछले एक साल में देखें तो डॉक्टर साहब इजराइल ने 3 मरतबा जो पीस डील्स हैं उनको स्कटल किया है। जी। सो अभी तक क्योंकि पाकिस्तान इसकी सालसी कर रहा है और पाकिस्तान का इजराइल को पता है कि जो है ना पाकिस्तान एक बहुत स्ट्रॉन्ग मिलिट्री कंट्री है और अगर हमने इजराइल ने पाकिस्तान के अंदर कुछ करने की कोशिश की तो पाकिस्तान के अंदर कैपेबिलिटी है सही कि जो है कि क्या कहते हैं कि हम उसका बदला भी ले सकते हैं और उनको रोक भी सकते हैं। जी। और अगर आप इसीलिए देखें कि जो हमारे जहाज हैं जो सऊदी अरेबिया में मुतय्यन है वो भी एक किस्म का थ्रेट है इजराइल के ऊपर के जी के हम आपके सर के ऊपर बैठे हुए हैं, अगर आप इस तरह की कोई उल्टी हरकत ना करिएगा। सही। ठीक है। एयर मार्शल साहब आपके जो सबसे बड़ा प्रेशर है, सॉरी अगर आप जी प्लीज कंटिन्यू कीजिए। इस वक्त जो सबसे बड़ा प्रेशर है ना वो अमेरिका के ऊपर गल्फ कंट्रीज का है। जी बिल्कुल। ऑल्दो ब्लॉकेट से ईरान को बहुत नुकसान हो रहा है, लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बंद करने से 7-8 वो गल्फ कंट्रीज जो कि क्या कहते हैं सारी की सारी अमेरिका की हलीफ हैं, उनकी इकोनॉमी बिल्कुल क्रम्बल कर गई। सही कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक है ना। और अगर ये ज्यादा देर चली तो ये ब्लॉकेट चला तो ये बहुत ज्यादा उनके लिए नुकसानदेह हो जाएगा और उनका प्रेशर अमेरिका के ऊपर बहुत ज्यादा है और मेरा ख्याल है यही वजह है कि अमेरिका अब इस मुआहदे को करना चाह रहे हैं। सही। अच्छा एयर मार्शल साहब, पहले भी ईरानी मुतमिन नहीं थे और अब भी मुतमिन नहीं है कि 2015 में भी जैसे आपने खुद बड़े तफसील से बताया कि एक मुआहदा हुआ लेकिन इसके बावजूद भी ईरान के ऊपर हमला कर दिया गया। तो क्या अब ईरानी मुतमिन हो के इस मुआहदे में शामिल होंगे कि दोबारा फिर उनके ऊपर हमला नहीं किया जाएगा? क्योंकि आपको पहले ही पता मुज़ाकरात चल रहे थे, फिर इसके ऊपर हमला किया गया। तो क्या पाकिस्तान की सालसी की वजह से ईरान मुकम्मल तौर पर आपको मुतमिन नजर आता है?
नहीं, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा डॉक्टर साहब, और मेरे ख्याल में कि यही ईरान की तरफ से ये स्टिकिंग पॉइंट है कि जी के हमें क्या गारंटी मिल रही है कि हमारे ऊपर तीसरी मर्तबा अटैक नहीं होगा, और अगर हम सीज फायर को कंटिन्यू करते हैं तो आप तैयारी करके फिर ज्यादा प्रिपेयर्ड होकर आएंगे। बिल्कुल, ठीक है ना। तो इसके लिए जो है ना दो ही ऑप्शंस हैं मेरे ख्याल में। एक तो ये है कि चीन और रशिया बीच में गारंटर्स बनकर आए और जो भी पीस डील हो उसको यूनाइटेड नेशंस का एक कवर दिया जाए। वो कि इजराइल जो है वो यूनाइटेड नेशंस की किसी उसको रूलिंग को नहीं मानता, लेकिन एटलीस्ट एक कॉन्स्टिट्यूशनल या लीगल कवर इस मुआहदे को मिल जाएगा। जो दूसरा तरीका है ना वो प्रेगमेटिक तरीका है, और वो ये है कि मुस्लिम कंट्रीज जो हैं, खासतौर पे जो गल्फ कंट्रीज हैं, वो अब एक नया डिफेंस एग्रीमेंट इस इलाके में करें अपने लिए। सही, ठीक है ना, ताकि इजराइल इस जंग में शामिल हुआ था, या उसने ये जंग शुरू की थी अपने स्ट्रेटेजिक प्लान जो उसका है कि जी के उसने एक ग्रेटर इजराइल बनाना है, और उस ग्रेटर इजराइल का मतलब ये है कि ये सारी गल्फ कंट्रीज जो है ना इनकी बाउंड्रीज फिर रीडिफाइन होंगी इजराइल की तरफ से। तो अगर आपने इजराइल को रोकना है तो आपको गल्फ के अंदर एक स्ट्रॉन्ग डिफेंस एग्रीमेंट करना होगा आपस में, और उन कंट्रीज के साथ जो क्या कहते हैं आपके हलीफ हैं, जैसे कि मिस्र आ जाए, तुर्किया आ जाए, पाकिस्तान आ जाए, और वो इजराइल को थ्रेटन करेंगे अगर आपने आगे किसी मुस्लिम कंट्री के ऊपर अननेसेसरीली अटैक किया अपने बॉर्डर्स को बढ़ाने के लिए, तो फिर हम बिल्कुल नेटो की तरह आपको ट्रीट करेंगे। जब और वो दुनिया में कहते हैं डॉक्टर साहब ना कि पावर टॉक्स टू पावर, जी, इसमें कोई शक नहीं, सही कह रहे हैं। तो जब तक आप उनके सामने अपनी टांगों पर बहैसियत उम्मा नहीं खड़े होंगे इजराइल के सामने, वो हमेशा आपके ऊपर इसी तरह का जुल्म करता रहेगा। सही। अच्छा एयर मार्शल साहब, उम्मा का जो एक कॉन्सेप्ट था बड़ा मादूम होता जा रहा था, लेकिन आस्ता आस्ता थोड़ी सी कोई रमक इसके अंदर दोबारा दिखाई दे रही है। जिस तरह के कॉन्सेप्ट की आप बात कर रहे हैं कि इस्लामिक डिफेंस एग्रीमेंट हो जाए, गो के ये वक्त की अहम तरीन जरूरत है, इसके बगैर हम सब का सर्वाइवल मुमकिन नहीं है। तो आप क्या समझते हैं कि आलमी ताकतें ऐसे होने देंगी, मशरक की आलमी ताकतें, मगरब की आलमी ताकतें क्या इस तरह के किसी कॉन्सेप्ट को प्रीवेल करने देंगी? डॉक्टर साहब देखिए, ये उनके इंटरेस्ट में तो नहीं है कि इस तरह हो। वो ये चाहेंगे कि ये जो सारी कंट्रीज हैं पहले की तरह उन्हीं के डिफेंस अम्ब्रेला के नीचे, ठीक है, ये तो उनकी ख्वाहिश है। लेकिन देखिए इस जंग ने ना कुछ चीजों को मेरा ख्याल है कि गल्फ और मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज को बिल्कुल क्लियर कर दिया है इस जंग ने। वो ये है कि अगर वो बेशक ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स के वेपन्स ले लें वेस्ट से, सही, खासतौर पे अमेरिका से, और अमेरिकन कैंप में भी चले जाएं, लेकिन अमेरिका उनको फुल प्रूफ सिक्योरिटी कवर नहीं दे सकता। तो खैर साबित हो गया कि कुछ ना कर सका। सही कह रहे हैं, ठीक है ना, वो नहीं कर सकता। दूसरा ये है कि अगर उनका मुखालिफ इजराइल होगा तो इस वक्त जो सोल सुपर पावर ऑफ द वर्ल्ड है जो अमेरिका है, वो हमेशा इजराइल के साथ खड़ा होगा और गल्फ कंट्रीज के साथ नहीं खड़ा होगा। तो मेरा ख्याल है कि जो पिछले 30-35 साल से मुसलमानों के बीच में दो चीजों की बुनियाद के ऊपर डिफरेंसेस पैदा किए गए थे। ठीक है, एक डिफरेंसेस पैदा किए गए थे सेक्टेरियन बेसिस पे, और दूसरे एथनिक बेसिस पे, शिया सुन्नी बुनियाद पे या अरबी अजमी बुनियाद पे। तो अब जो है ना, अगर इन लोगों में अकल होगी, और जो कि मैं समझता हूं कि है, ठीक है ना, उनको अब ये एहसास होगा कि अगर हमने इस इलाके में रहना है जो कि मिडिल ईस्ट और गल्फ है, और क्या कहते हैं, हमने तिजारत करनी है अपनी ऑयल और गैस की, और हमने इसको उसी तरह से एक टूरिस्ट हब बनाना है जैसे कि 28 फरवरी से पहले था, तो हमें एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहना है। और उसका मतलब यह है कि ये जो मिडिल ईस्ट के अंदर जो सेक्टेरियन और एथनिक डिवाइड है, इसको कवर अप करना है। सही। और मेरे ख्याल में अब इस वक्त के जो लीडर्स हैं उनको ये एहसास हो गया है, और मैं देख रहा हूं कि जैसे ही ये मुआहिदा होगा एक नया मिडिल ईस्ट जन्म लेगा। सही। और वो मिडिल ईस्ट जो है ना, वो कुछ पुराने मिडिल ईस्ट से बहुत बेहतर होगा। सही है। अच्छा एयर मार्शल साहब, आप क्या समझते हैं कि इस तरह का कोई आइडिया अगर फ्लोट करता है इस्लामिक डिफेंस एग्रीमेंट और फिर मुश्तरका मंडियां, जैसे एक कॉन्सेप्ट बहुत अरसा रहा, लेकिन बाद में फिर आस्ता आस्ता जो है वो
बैक पे चला गया, तो फिर इसको कौन लीड कर सकता है? क्या पाकिस्तान के कायदाना जो किरदार है वो सामने आ सकता है? जदीद इस्लामी ममालिक का जो कोई एक ब्लॉक का कॉन्सेप्ट है, उसमें पाकिस्तान का, तुर्की का क्या किरदार हो सकता है? देखिए, मेरे ख्याल में हर कोई जो है ना, वो इस ब्लॉक का एक बहुत, जिसको कहते हैं ना, एक अच्छा मेंबर बन सकता है। ठीक है, ठीक है ना। अगर हम डिफेंस की बात करें तो मुस्लिम वर्ल्ड में पाकिस्तान, तुर्की, मिस्र, ये बड़े स्ट्रॉन्ग कंट्रीज हैं। जी बिल्कुल। ये आपको डिफेंस प्रोवाइड कर सकती हैं। ठीक है। पैसे की बात है तो सऊदी अरेबिया है, तुर्कमेनिस्तान है, अजरबैजान है, ठीक है ना, इंडोनेशिया है, मलेशिया है। ह्यूमन रिसोर्स की बात करें तो मेरे ख्याल दुनिया, मुस्लिम कंट्री कोई ऐसी नहीं है जहां से आपको अच्छा आला वो नहीं मिल सकता ह्यूमन रिसोर्स। सही कह रहे हैं। तो हम, अल्लाह ताला ने मुस्लिम वर्ल्ड को हर चीज से नवाजा है, सिर्फ एक लीडरशिप चाहिए। मैं तो कहता हूं कि जी के पाकिस्तान को बेशक इस लीडरशिप गेम में नहीं पड़ना चाहिए। सऊदी अरेबिया शुड टेक ओवर द मेटल। देखिए जी, अभी भी वो ओआईसी को वही लीड कर रहे हैं ना, तो उनको आगे बढ़ना चाहिए। उनको चाहिए कि मुसलमानों को इकट्ठा करें। और एक, मैं ये नहीं कह रहा कि आप एक एग्रेसिव डिफेंस पैक करें, मैं कह रहा हूं कि आप एक पैसिव डिफेंस पैक करें। पैसिव का मतलब ये है कि अगर किसी ने हम पे अटैक किया, किसी भी कंट्री के ऊपर, मुसलमान कंट्री के ऊपर, तो हम नेटो की तरह मिल के उसका जवाब दें। सही सही। अगर आप इजराइल को काउंटर करना चाहते हैं तो इससे बेहतर और कोई तरीका और कोई ऑप्शन नहीं हो सकती। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अच्छा यार मार्शल साहब, आप क्या समझते हैं कि मौजूदा जंग के बाद ताकत का तवाज़न किस तरह तब्दील हुआ है, और खासतौर पे मशरिक वस्ता में जो अमेरिका की एक बड़ी अहम पोजीशन थी फौजी लिहाज से और सियासी लिहाज से, क्या उसमें कमी वाक़ई हुई है, और उसके मुकाबले में क्या चाइना और दीगर ममालिक की जो एक सियासी असर रसूख है, फौजी असर रसूख है, वो कदरे बेहतर हुआ है? जी, मेरे ख्याल में इस वक्त जो है ना, इस जंग में जो ऑलमोस्ट अब आज तो 2 महीने पूरे हो गए इस जंग को, ठीक है ना डॉक्टर साहब, जो है ना, जो दुनिया की सोल सुपर पावर थी, जो कि एक्चुअली 1991 के बाद मिडिल ईस्ट और गल्फ कंट्रीज को एक तरीके से रूल कर रही थी, ठीक है, तो उसने जो है ना, क्या कहते हैं, उसने सबसे ज्यादा इधर नुकसान उठाया है इजराइल की वजह से। सही, ठीक है ना। आज मेरे ख्याल में ना ही कोई मिडिल ईस्ट और गल्फ कंट्री का लीडर और ना ही उनकी अवाम अमेरिका को एक हलीफ मानने को तैयार है। ठीक है, ठीक है ना। इजराइल जो है, उसका भी जो ये ग्रेटर इजराइल प्लान है, वो भी खुल के सामने आ गया है। और ये जो कंट्रीज थी जो अब्राहम अकॉर्ड के थ्रू इजराइल के साथ अच्छे ताल्लुकात रख रही थी, और अमेरिका की वजह से वो ये समझ रही थी कि इजराइल के साथ अच्छे ताल्लुकात का मतलब ये है कि हम जो है, क्या कहते हैं, इस इलाके में ज्यादा सिक्योर हो जाएंगे। उनको ये अंदाजा हो गया है कि नहीं, ये दोनों चीजें नहीं होंगी। So, मेरे ख्याल में अमेरिका हैज लॉस्ट इट्स अथॉरिटी एज अ सोल सुपर पावर ऑफ द वर्ल्ड इन दिस रीजन। एंड इजराइल जो 1973 के बाद ये समझता था कि, और उसने अरबों के दिमाग में ये चीज डाली हुई थी डॉक्टर साहब, कि अगर तुम सब मिलकर भी आ जाओ ना, तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, और मैं तुम सब पे भारी हूं। सही सही, ठीक है ना। और वो इसी तरह हर मुस्लिम कंट्री को एक एक करके ले रहा था। सही। अगर देखिए आप, सॉरी मैं आप एग्जांपल दे रहा हूं जो बड़ी लोकल सी है, कि बदमाश को ना बदमाशी से रोका जा सकता। सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। आपको जो है इजराइल को इकट्ठी है, और ईरान ने ये करके दिखला दिया है कि लोग पहले ये समझते थे कि इजराइल की सरजमीन पे धमाके नहीं हो सकते, इजरायली नहीं मर सकते, उनकी बिल्डिंग्स नहीं गिर सकती। उन्होंने सब कुछ इस एसिमेट्रिक वॉरफेयर में भी शो किया है कि हमारे पास बेशक एयरफोर्स ना हो, हमारे पास नेवी ना हो, हम फिर भी आप पर ये तबाही नाजिल कर सकते हैं। सही। तो मुसलमानों के पास बहुत कैपेबिलिटी है, अगर इत्तेहाद हो जाए। जी, असल बात यही तो है, माशाअल्लाह, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अच्छा, इस सारी सूरत हाल के तनाजर में आप क्या देखते हैं कि अमेरिका के जो अड्डे इस वक्त जिनके ऊपर ईरान ने हमला किया और वो काफी हद तक वो डिसमेंटल हो चुकी हैं, इनकी क्या फेट देखते हैं? क्या आप देखते हैं कि ये अड्डे खत्म हो जाएंगे या दोबारा इनको बहाल कर लिया जाएगा? इस सारी सूरत हाल के बाद आप क्या समझते हैं कि अमरीकी अड्डों की अब खित्ते में माजी में क्या, मुस्तकबिल में क्या सूरत हाल रहेगी?
देखिए, इस वक्त डॉक्टर साहब, जहां तक मेरी नॉलेज है, सऊदी अरेबिया और कतर ने दोनों ने कह दिया है अमेरिका को कि वो अपने अड्डे खाली करते हैं उनकी सरजमीन पे। ठीक है। अब सिर्फ 3 कंट्रीज रह गई हैं, यूएई, बहरीन और कुवैत। ठीक है। ठीक है ना। और मेरे ख्याल में सिवाय यूएई के बाकी 2 कंट्रीज भी जो है ना, वो अमेरिकन बेसिस को या तो खत्म कर देंगी या उनके साथ कहेंगी कि जी के आप इस इलाके के अंदर या यहाँ हमारे इन बेसिस से आप ईरान को अटैक नहीं कर सकते। सही। ठीक है ना। क्योंकि ईरान जो है फिर नेचुरली वो उसी तरह रिएक्ट करेगा जिस तरह उसने इस जंग में किया है। ठीक है ना। और अभी तो ईरान ने, देखिए डॉक्टर साहब, इनके ना क्या कहते हैं, जो सोशियो इकोनॉमिक टारगेट्स हैं, लाइक डिसैलिनेशन प्लांट्स, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन प्लांट्स, उनको टारगेट नहीं किया, या ऑयल रिफाइनरीज को। गॉड फॉरबिड अगर वो टारगेट हो जाती तो ये सारी कंट्रीज जो है, जो छोटी छोटी कंट्रीज हैं, ये दहाइयों पीछे चली जाती। तो मेरे ख्याल में कि सिवाय यूएई के कोई और अमेरिका को अपना देश नहीं देगा। और इसीलिए इजराइल जो है, अगर आप इजाजत दे तो मैं बस इस तरह खत्म करूंगा कि देखिए, इसीलिए सोमालिया के अंदर इजराइल जो है ना, वो सोमाली लैंड बनाना चाह रहे हैं। वो एक छोटी सी कंट्री, वो छोटी सी कंट्री बनाना चाह रहा है ताकि वो वेस्ट ऑफ बाबुल मंदब जो है, वो यमन को, सऊदी अरेबिया को और बाकी सारी मुस्लिम कंट्रीज जो है, लीबिया, इजिप्ट, इनको वहां से कंट्रोल करें। सही। अच्छा एयर मार्शल साहब, अगर ये अमेरिकी अड्डे यहाँ से खत्म हो जाते हैं, जो प्लान आप बता रहे हैं, तो उसके बाद फिर इसराइल की क्या वो पोजीशन रहेगी, वो फौजी लिहाज से इस काबिल रहेगा कि दोबारा ईरान के ऊपर या किसी और मुल्क के ऊपर हमला आवर हो? मेरे नहीं ख्याल में। देखिए, अभी भी पहली बात तो यह है कि इजराइल की वो जिसको कहते हैं ना, जितनी भी इज्जत सादात थी वो इस जंग ने खत्म कर दी है इस इलाके। बिल्कुल सही। ठीक है ना। अब जो है, अब और वो जो उसके बारे में एक मिथ थी कि जी के वो इनडिफीटेबल है, वो मिथ भी खत्म हो गई। बिल्कुल सही। ठीक है ना। सो अभी मेरे ख्याल में कि जब वो नया मिडिल ईस्ट बनेगा, और मैं उम्मीद करता हूं और दुआ करता हूं कि वो बन जाए जिसमें ये सारे मुत्तहिद हो जाएं, और अगर ये मुत्तहिद होके कुछ यानी कि स्टैंड लेते हैं, तो फिर इजराइल मेरे नजदीक विल बी अ वीकर इजराइल, जो वो 28 फरवरी पे था। सही है। ठीक है ना। जी बिल्कुल। इजराइल जो कुछ है वो अमेरिका की वजह से है, और अमेरिका भी जो है ना, इन द शॉर्ट टर्म जो नेक्स्ट प्रेसिडेंट्स आएंगे, बेशक वो रिपब्लिकन के हों, वो फिर अब इजराइल की बात नहीं सुनेंगे। और अगर ये स्टेलमेट रहा तो आप देखिएगा कि अक्टूबर में नेतन्याहू जो है इजराइल में इलेक्शन हार जाएंगे, और अगर स्टेलमेट रहा तो फिर नवंबर में रिपब्लिकन पार्टी विल हैव अ वेरी टफ टाइम इन अमेरिका, और अगर वहां डेमोक्रेट्स जीत जाते हैं तो फिर प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए भी मुश्किल वक्त शुरू हो जाएगा। सही है। अच्छा, अगर मुआहदा हो जाता है, उसके बाद आप जिस नए खलीजी ममालिक के एक माहौल का जिक्र कर रहे हैं, उसमें फिर ईरान का दीगर खलीजी ममालिक के साथ नॉर्मल ताल्लुकात का होना कितना जरूरी है? क्या मुमकिन हो सकेगा कि ईरान का बाकी जो इस्लामी ममालिक है, खलीजी ममालिक, खासतौर पर सऊदी अरेबिया, उसके साथ एक नॉर्मल ताल्लुकात कायम हो सकेंगे? मेरे ख्याल में डॉक्टर साहब इसके अलावा चारा कोई नहीं। और अगर मेरे और ईरान जो है ना, इस बात को बड़े अच्छे तरीके से समझ गया है। अगर आप पिछले 2 दिन की सिर्फ पोस्ट देखें फॉरेन मिनिस्टर इराक़ची साहब की, उसके नीचे जो है ना, वो जो आखिरी लाइन होती है ना, वो ये होती है कि वी आर मोर कंसर्न्ड अबाउट आवर नेबर्स। ठीक है ना। उनको ये एहसास हो गया है कि यार देखें कि अब ये जो है ना, ये जो आप फिरका वारियत की बेसिस के ऊपर हम लोगों ने जो मुस्लिम दुनिया को डिवाइड कर दिया था, और अपनी जो है क्या कहते हैं फिलॉसफी को लेके मुसलमानों के दरमियानी फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, इसका कोई फायदा नहीं है। ये एक बड़ी प्लान्ड किस्म की वेस्टर्न स्ट्रेटेजी थी जिसके तहत मुसलमानों को कमजोर करना था। सही। अब मेरा ख्याल है ईरान को भी समझ में आ गई है, सऊदी अरेबिया को भी समझ में आ गई है, जो 2 बड़े लीडर्स हैं। और अगर आप ये देखें तो पिछले कोई 2 हफ्तों के दरमियान फॉरेन मिनिस्टर्स ऑफ ईरान एंड सऊदी अरेबिया ने 2-3 मरतबा एक दूसरे से बड़ी तफसीली गुफ्तगू की है। सही। अब और पाकिस्तान इसके अंदर डॉक्टर साहब एक बहुत करीबी किरदार अदा कर रहा है इन दोनों कंट्रीज को करीब लाने में। सही। और आप ये देखें कि
कहाँ पहले जो है ये एक दूसरे से बातचीत तक नहीं करते थे, और अब ये वीकली एक दूसरे से बातचीत, तभी तो दुश्मनों को एक मौका मिला हुआ था ना जी। ये जरूरत भी है और इसी में फायदा भी। सही। अच्छा एयर मार्शल साहब, आप क्या समझते हैं कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की जो सफारतकारी है ये किस हद तक कामयाब रही? दुनिया तारीफें कर रही है, हमारे लिए ये एक मकाम शुक्र भी है और एक हमारे लिए एक बड़ा अहम मौका है कि पाकिस्तान उभर के एक अहम तरीन ममालिक की फहरिस्त में आ गया है। आप क्या समझते हैं कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की सफारतकारी कैसी रही? सुपर्ब एंड एक्सीलेंट, ठीक है ना, इसमें तो कोई शक ही कोई नहीं है। देखिए ये सारी चीजें जो है ना, ये जो पाकिस्तान को ये एग्जॉल्टेड प्लेस मिली है, ये मिली है मई 2025 की फतह के बाद। सही बात, ठीक है ना। पूरी दुनिया जो है वो जो विक्टर है ना उसके साथ खड़ा होना पसंद करती है। सही बात है। और लकीली जो पहलगाम इंसिडेंट ने इंडिया का सही चेहरा जो है वो पूरी दुनिया पर आश्कार कर दिया कि इस वक्त इंडिया में एक ऐसी हुकूमत है जो अपने लोगों को मारना अपने पॉलिटिकल मकासद के लिए भी है, उससे भी नहीं वो रुकती है। ठीक है ना। और ये जो पाकिस्तान के बारे में एक जनरल इंप्रेशन पूरी दुनिया में उन्होंने बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च करके बनाया था कि पाकिस्तान एक टेरर हब है और वो अपने लोगों के ऊपर भी जुल्म कर रहे हैं और नेबर्स के ऊपर भी जुल्म कर रहे हैं, वो सारी जो है ना वो उनका जो पैसा था वो जाया हो गया और पाकिस्तान माशाल्लाह इस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर एक बेहतरीन सालिस के तौर पर उभरा। देखिए फील्ड मार्शल साहब बहुत तारीफ के मुस्तहिक हैं, लेकिन हमारी जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट है वो भी बहुत तारीफ जी, इसमें भी कोई शक नहीं, उन्होंने बड़ा काम किया, मिल के एक बेहतरीन तरीके से काम किया। सही कह रहे हैं। कुछ गल्फ कंट्रीज में और अमेरिका में कुछ के अंदर हमारी मिलिट्री का बहुत इन्फ्लुएंस है जी, बिल्कुल, और कुछ कंट्रीज के अंदर हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप की बहुत बिल्कुल सही है जी, बिल्कुल ठीक है ना। जब दोनों ने मिल के किया तो माशाल्लाह आप देखेंगे आज दुनिया का आप कोई न्यूज़पेपर उठा ले, कोई न्यूज चैनल खोल ले, पाकिस्तान का जिक्र होता है और अच्छे तरीके से। सही बात है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आज जी ठीक है, हम बिलियंस ऑफ डॉलर्स भी खर्च करते तो हम ये मुमकिन नहीं था, इमेज नहीं बिल्ड कर सकते थे जो अल्लाह ताला ने हमसे खुद बनवा दिया। सही है। अच्छा एयर मार्शल साहब, इस सारे मौके ने हमें कितना अपॉर्चुनिटी फराम की है कि हम पाकिस्तान के लिए कुछ कर सके, खासतौर पे जैसे डिफेंस एक्सपोर्ट के कुछ आगे एवेन्यूज खुले हैं, फिर डिफेंस के रिलेटेड ट्रेनिंग के एवेन्यूज खुले हैं, जैसे पाकिस्तान ने एक मिलिट्री एग्रीमेंट किया है, डिफेंस एग्रीमेंट किया है सऊदीया के साथ। क्या इस तरह के मजीद एग्रीमेंट्स भी हम करने जा रहे हैं, कोई डिफेंस एक्सपोर्ट को बढ़ाने जा रहे हैं? देखिए अगर आप सिर्फ पिछले एक साल में देखें तो 3 मेजर डिफेंस पैक्ट्स हुए, एक सूडान के साथ, एक क्या लीबिया के साथ और एक अजरबैजान के साथ। ठीक है ना। अभी सूडान और जो क्या कहते हैं लीबिया वाला है वो सऊदी कंसर्न्स की वजह से सुना है कि होल्ड पे चला गया, लेकिन अजरबैजान वाला थ्रू हो रहा है। ठीक है ना। अब देखिए जब हम पे सैंक्शंस लगी थी डॉक्टर साहब, तो पाकिस्तान ने डिसाइड किया कि हम अपने पांव पे खड़े होंगे, हम अपने ह्यूमन रिसोर्स डेवलप करेंगे और वो ह्यूमन रिसोर्स हमें वो स्ट्रेंथ देगी जो कि हमें आगे लेके जाएगी। और डिफेंस की फील्ड के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो सिविलियन जो इंजीनियर्स हैं और जो सारे साइंटिस्ट हैं, उन्होंने हमें एक बेहतरीन काम करके दिया है। आप देखें कि आज भी हमने फतह 2 का जो है ना टेस्ट फायर किया उसको, और देखिए कि कितना जबरदस्त ये है। तो अगर हम ये सारी कैपेबिलिटी जो है अगर कोई कंट्री हमसे लेना चाहती है तो क्यों नहीं देंगे हम। सही। ठीक है। जिस तरह अमेरिका, देखे अमेरिका की जो सबसे बड़ी एक्सपोर्ट है या यूरोप की जो 1945 के बाद सबसे बड़ी एक्सपोर्ट है वो तो उनका डिफेंस इक्विपमेंट है। बिल्कुल डिफेंस इक्विपमेंट, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ठीक है ना। तो अगर हम उसके मुकाबले का डिफेंस इक्विपमेंट बना सकते हैं और उसको 1/3 प्राइस के ऊपर दे सकते हैं तो हम क्यों ना दें और पूरी दुनिया हमारी तरफ क्यों ना आए। सही बात। ठीक है ना। मई 2025 के बाद तो हमने ये दिखलाया ना कि जो इक्विपमेंट हमने बनाया था या हमने चाइना के साथ मिलकर बनाया था वो वेस्टर्न इक्विपमेंट से बेहतर है।
सही कह अगर आपको उसको एम्प्लॉय करना आता है। सो डिफेंस इज वन। लेकिन मेरे ख्याल में दो चीजें अल्लाह यानी कि हमें उसके ऊपर बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है। सही। एक है हमारे अपनी इमेज जो है दुनिया के अंदर। देखिए, क्योंकि जब हमारा इमेज अच्छा होगा तो दुनिया की कंट्रीज हैं हमारी ह्यूमन रिसोर्स को अपने पास बुलाने में खुशी महसूस करें। ठीक कह रहे हैं। तो हमें भी जो है ना अब इस इलाके के अंदर पीस की तरफ काम करना चाहिए और हमें चाहिए कि हम ज्यादा से ज्यादा मौके पैदा करें अपने ह्यूमन रिसोर्स को बाहर भेजने के। सही सही, ठीक है, बिल्कुल ठीक। और इस पर हम ह्यूमन रिसोर्स हम यानी कि लेबर क्लास ना भेजे, बल्कि हम आईटी एक्सपर्ट्स, इंजीनियर्स, साइंटिस्ट उनको भेजने की कोशिश करें। और जो दूसरी चीज है ना वो ये है कि हमें IMF और ये जो हम मकरूज हैं कुछ कंट्रीज के, हमें इस चुंगल से निकलना है। और उसका हल सिर्फ ये है कि हम अपनी इकोनॉमी को बेहतर करें और अपने पांव पे खड़े। सही है, ठीक है ना। ये दो मेरे ख्याल पाकिस्तान के लिए मेजर ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए अगले 5 से 10 साल के लिए। सही। अच्छा, इस सारे सफारतकारी के काम में पाकिस्तान को किस तरह के चैलेंजेस का भी सामना हो सकता है? जैसे कि हम बैक वक्त ईरान के साथ भी कनेक्टेड है, हम अमेरिका के साथ भी कनेक्टेड है, बैक वक्त हम रशिया, चाइना के साथ भी कनेक्टेड है, तो कितना केयरफुली हमें चलना चाहिए ताकि फ्यूचर में हमें कोई मसला ना हो? मेरे ख्याल में हम जिस डगर पे चल रहे हैं डॉक्टर साहब, हम बहुत सही चल रहे हैं। मैं अपने जो हमारा फॉरेन ऑफिस है, जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स है, और इस वक्त जो हमारी पॉलिटिकल और मिलिट्री लीडरशिप है, आई थिंक इन लोगों की जितनी तारीफ की जाए कम है। ठीक है, देखिए ईरान और अमेरिका ने 47 ईयर से एक दूसरे से बातचीत नहीं कर रहे। बिल्कुल ठीक है ना। हमने उनको अपने मुल्क में बुलाया, हमने उनको एक दूसरे के आमने सामने बिठाया और उन्होंने 21 घंटे आपस में बातचीत की। सही बात। अब आप ये देखें कि प्रेसिडेंट ट्रंप ईरान को ऑफर कर रहे हैं कि जी के वो फोन उठाए, जब भी ईरान ने कोई डील करनी है वो फोन उठाए और अमेरिकन से डायरेक्टली बात करे। जी बिल्कुल, ठीक है ना। सो हमने वो भी कर लिया। हमने ईरान और सऊदी अरेबिया को भी करीब हम ले आए कि कहां पहले ये एक दूसरे से बातचीत नहीं करते थे, एक दूसरे के खून के प्यासे थे। लेकिन पाकिस्तान की सालिसी या पाकिस्तान की दोस्ती में इन दोनों ने आपस में बातचीत शुरू की और उनको रियलाइज हुआ कि यार हमारे तो कोई इख्तलाफात है ही नहीं, ये तो इख्तलाफात हमारे दरमियान पैदा किए गए। जी बिल्कुल सही बात है। ठीक है ना। तो पाकिस्तान जो है ना माशाल्लाह बहुत अच्छी तरह चल रहा है और मैं कहता हूँ इसी तरह चलते रहना चाहिए, हमें किसी साइड पे नहीं जाना चाहिए। सही, ठीक है ना। अच्छा, अमेरिका से भी अच्छे ताल्लुकात रखने हैं, हमने जो इमर्जिंग पावर्स हैं चाइना और रशिया, उनके साथ भी अच्छे ताल्लुकात रखने, हमने मुस्लिम दुनिया के साथ भी अच्छे ताल्लुकात रखने। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर हम आगे कभी किसी की जंग को रोक सकते हैं तो हम जरूर रोकें, लेकिन किसी की जंग का हमें हिस्सा कभी नहीं बनना चाहिए और हमें सिर्फ अपनी इकोनॉमी और अपने लोगों के बारे में यानी कि प्रायोरिटी हमारी। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा, एयर मार्शल साहब, मार्का हक को भी 1 साल होने को है। मार्का हक में एयरफोर्स ने भी बड़ा एक अहम किरदार अदा किया। तो आप हमारी एयरफोर्स जो आगे फ्यूचर के चैलेंजेस है उसको समझते हुए अपने आप को अपडेट कर रही है, और आप क्या समझते हैं कि हमारी एयरफोर्स आने वाली दुश्मन की तरफ से किसी किस्म की भी जो जारियत है उसका मुकाबला करने के लिए हर वक्त तैयार है? मुझे इसके बारे में कोई शक ही नहीं है। ठीक है ना। हमारी एयरफोर्स माशाल्लाह इस वक्त दुनिया की मैं कहता हूं बेहतरीन एयरफोर्स। सही। ठीक है। और पाकिस्तान एयरफोर्स ने ये पोजीशन आज हासिल नहीं की, उसने 78 इयर्स इस पोजीशन को हासिल करने के लिए मेहनत की है। इस वक्त माशाल्लाह हमारी बड़ी अच्छी लीडरशिप है जो कि क्या कहते हैं बहुत अच्छे डिसीजंस ले रही है और बहुत अच्छी तरह से एयरफोर्स को आगे लेके जा रही है। सही। लेकिन एयरफोर्स ने ये जो अभी परफॉर्मेंस दी है, इसी तरह की परफॉर्मेंस एयरफोर्स ने 2019 में दी थी, इसी तरह की परफॉर्मेंस 2005 में दी थी, इसी तरह की परफॉर्मेंस 1971 में और 65 में दी थी। सही। तो जब भी एयरफोर्स को कॉल किया गया मुल्क की दिफा के लिए, पाकिस्तान एयरफोर्स ने हमेशा
पाकिस्तान का अलम जो है या झंडा है उसको बुलंद किया है। सही। और मुझे कोई शक नहीं है कि अगर कल मौका आया तो पाकिस्तान एयरफोर्स इसी तरह बिहेव करेगी और इससे ज्यादा जो हमने मई 2025 में इंडिया को सबक सिखाया था, इससे ज्यादा जो है ना सख्त सबक सिखाई। जी इंशाल्लाह मुझे पता है पाकिस्तान एयरफोर्स ने अभी तक अपनी 20% कैपेबिलिटी भी उन 4 दिनों में जाहिर नहीं की। सही, ठीक है ना। और जो सबसे बड़ी मेरे नजदीक इंडिया की फॉल्ट थी डॉक्टर साहब, वो ये थी कि वो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हम उस तरह जंग लड़ेंगे जिस तरह हमने 2019 में या 1971 में या पूरी दुनिया में एयर फोर्सेस एक दूसरे के खिलाफ लड़ती हैं। लेकिन हमारी एयरफोर्स के ये जो प्रेजेंट कमांडर्स हैं उन्होंने बिल्कुल जंग को एक नए अंदाज से, एरियल बैटल को एक नए अंदाज से। जी बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि मौजूदा एयरफोर्स की क़यादत ने बहुत जबरदस्त अपनी कारकर्दगी दिखाई है। इसी के साथ नाज़रीन प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचता है। मैं अपने मेहमान एयर मार्शल सईद अहमद खान साहब का बेहद मशकूर हूं जिन्होंने वक्त निकाला और प्रोग्राम में शामिल हुए। नाज़रीन अपने मेज़बान सईद अलवी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।